हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल की शेप क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ सेल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो पहले हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, सेल के फंक्शन क्या होते हैं, कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं। सेल्स परफॉर्म various functions essential for the survival and proper functioning of living organism। सेल क्या कार्य होता है या किस लिए कार्य करती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एंड उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सेल बहुत सारे कार्य करती है। हिंदी में देख लेते हैं। कोशिकाएं जीवित जीवों के अस्तित्व, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और समुचित कार्य के लिए आवश्यक होती है। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक विभिन्न कार्य करती है। सम की सेलुलर फंक्शंस इंक्लूड, इसमें बहुत सारे फंक्शन को इंक्लूड किया जाता है। पहले हम देख लेते हैं एनर्जी प्रोडक्शन। फर्स्ट फंक्शन है ऊर्जा उत्पादन करना। सेल्स जनरेट एनर्जी थ्रू प्रोसेस लाइक सेल्यूलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस और फॉर प्लांट सेल। सेल क्या करती है? एनर्जी को जनरेट करती है। किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। किसके थ्रू? किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। फिर से समझ लेते हैं। सेल क्या करती है? प्लांट सेल के लिए एनर्जी को जनरेट करती है, ऊर्जा का उत्पादन करती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। हिंदी में देख लेते हैं। कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन या पौधों की कोशिकाओं के लिए प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन। आनुवांशिक सूचना भंडार और अभिव्यक्ति। द न्यूक्लियस हाउसेज जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस हाउसेज में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए होता है, विच कंटेन्स इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज, जो क्या करती है? सेल्स एक्टिविटीज को इंस्ट्रक्शन देते हैं। द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड टू प्रोड्यूस प्रोटीन, जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करती है और उसको ट्रांसलेट करती है। हिंदी में देख लेते हैं। न्यूक्लियस में आनुवांशिक सामग्री डीएनए होती है, जिसमें कोशिका की गतिविधियों के लिए निर्देश होते हैं। जिसमें क्या होता है? जो क्या करती है? कोशिकाओं की एक्टिविटीज़ के लिए, सेल की एक्टिविटीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन देती है और प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए, प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए इंफॉर्मेशन को, जानकारी को लिखित और अनुवादित करती है, ट्रांसक्राइब्ड और ट्रांसलेट करती है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। Ribosomes are responsible for assembling amino acids into proteins based on the instruction from the genetic code। राइबोसोम किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जेनेटिक कोड के इंस्ट्रक्शन के आधार पर अमीनो एसिड को प्रोटीन में संयोजित करते हैं। किसमें? प्रोटीन में संयोजित करने के का काम राइबोसोम का होता है। किसके द्वारा? जेनेटिक कोड के इंस्ट्रक्शन के आधार पर। हिंदी में देख लेते हैं। राइबोसोम आनुवांशिक कोड के निर्देशों के आधार पर अमीनो एसिड को प्रोटीन में संयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल्यूलर कम्युनिकेशन। सेल मेम्ब्रेन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल एंड सिग्नलिंग पाथवे रेगुलेट्स वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है एंड सिग्नलिंग पाथवे रेगुलेट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़, और सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए सिग्नल देती है, जिससे क्यों? उसको कंट्रोल करने के लिए, सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल पाथवे प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हिंदी में देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिकाओं के बीच संचार की सुविधा प्रदान करती है और सिग्नलिंग मार्ग विभिन्न सेलुलर गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, आणविक का परिवहन। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द पासेज ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? जो उसके बाहर और अंदर जाने वाले सब्सटेंसेस हैं उनको कंट्रोल करता है और मेंटेनिंग और उसको मेंटेन करके रखता है
एंड मेंटेनिंग एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारी आंतरिक जो इन्वायरमेंट होता है, आंतरिक वातावरण होता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। कंड्यूसिव टू सेल्यूलर फंक्शन के लिए हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके रखता है, बनाए रखता है। हिंदी में देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करती है और सेल्यूलर कार्यों के लिए अनुकूल आंतरिक वातावरण बनाए रखती है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट, संरचनात्मक समर्थन। द साइकोस्केलेटन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड मेंटेनिंग सेल शेप। साइकोस्केलेटन क्या करता है? स्ट्रक्चर में सपोर्ट करता है और शेप प्रदान करता है। किसको? सेल को। हिंदी में देख लेते हैं। साइटोस्केलेटन कोशिका के आकार को बनाए रखने और रखते हुए संरचना समर्थन प्रदान करता है, स्ट्रक्चर में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेल डिवाइडेड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन क्यों होता है? सेल की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और उसके रिप्रोडक्शन के लिए। कोशिकाओं को वृद्धि, मरम्मत और प्रजनन के लिए विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन। चयापचय और एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाएं ऑर्गेनेल like the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus are involved in metabolic process modification and packaging of molecules। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस जैसे अंग होते हैं, उनका क्या काम होता है? वह मॉलिक्यूल्स और चयापचय प्रक्रियाओं के संशोधन में उनका क्या काम होता है? वह मेटाबॉलिक प्रोसेस के मॉडिफिकेशन में और अणुओं के पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, उसमें शामिल होते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस जैसे अंग, उपकरण और चयापचय प्रक्रियाओं के संशोधन, मेटाबॉलिक प्रोसेस के मॉडिफिकेशन और अणुओं के पैकेजिंग में शामिल होते हैं, मॉलिक्यूल्स के पैकेजिंग में शामिल होते हैं, हेल्प करते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट देख लेते हैं होम्योस्टेटिस मेंटेनेंस। इसका एक कार्य क्या होता है? होम्योस्टेटिस रखरखाव करना, सम स्थिति को बनाए रखना। सेल्स वर्क टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस। सेल का क्या काम होता है? इंटरनल बैलेंस को बनाए रखती है। एंड रेगुलेटिंग फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। और हमारी बॉडी के टेम्परेचर, पीएच और आयनों की एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को रेगुलेट करती है, उसको नियंत्रित करने का काम करती है। हिंदी में देख लेते हैं। कोशिकाएं आंतरिक संतुलन बनाए रखने, तापमान, पीएच और आयनों की एकाग्रता जैसे कारकों को विनियमित करने का काम करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन, गति और गतिवान। द साइकोस्केलेटन along with structure like flagella and cilia facilitates cell membrane। साइटोस्केलेटन क्या करता है? फ्लैजिला और सीलिया जैसी संरचना के साथ मिलकर हमारी जो सेल का मूवमेंट होता है उसको सुविधाजनक बनाता है। क्या काम होता है? जो फ्लैजिला और सीलिया के साथ मिलकर, कौन? साइकोस्केलेटन फ्लैजिला और सीलिया के साथ मिलकर हमारे सेल के मूवमेंट को फैसिलिटेट बनाता है, हमारी सेल की गतियों को सुविधाजनक बनाने का काम साइकोस्केलेटन का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आप देखते हैं हम सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल के पार्ट्स क्या होते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली, इसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कहा जाता है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो हमारी सेल के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, मूल घटक होते हैं, वो कौन होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होते हैं। कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और केंद्रक कोशिका के मूल घटक होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं
द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होते हैं वह केंद्रक द्वारा कोशिका झिल्ली के द्वारा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका झिल्ली के भीतर घिरे रहते हैं या उनसे इनक्लोज्ड होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, ऑल्सो कोल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका झिल्ली के भीतर घिरे होते हैं, जिन्हें प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम द वन अनदर। जो मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी झिल्ली होती है, वह सेल को एक दूसरे से अलग करती है, वह कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग करके रखती है। सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, सेल को शेप प्रदान करना, सेल को आकार देना सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट्स कोल्ड सेल वॉल। जो सेल प्लांट सेल में एक थिक लेयर होती है उसको सेल वॉल कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। पौधों की कोशिका में प्लांट सेल में एक मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति सेल वॉल कहा जाता है। इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल और प्लांट सेल। यह दोनों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। इट्स मेन फंक्शन इज टू डिटरमाइन एंड सब्सटेंसेस गोइंग इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो कोशिकाओं के अंदर आने वाले और कोशिकाओं से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना, उनको डिटरमाइन करने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। हिंदी में देख लेते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं के अंदर आने वाले और कोशिकाओं से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है, उनको डिटरमाइन करना होता है। किसका काम, कोशिका झिल्ली का, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन किसका कॉम्बिनेशन होता है या किससे बनी होती है, प्रोटीन से और लिपिड मॉलिक्यूल से। इसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स 25% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, कोलेस्ट्रॉल 13% होता है, प्रोटीन 55% होता है और अदर लिपिड्स कितने परसेंट होता है, 4%। दोबारा से देख लेते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स 25%, कार्बोहाइड्रेट 3%, कोलेस्ट्रॉल 13%, प्रोटीन 55% एंड अदर लिपिड्स कितने परसेंट होते हैं, 4%। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंसेस। यह जेली की तरह दिखने वाला पदार्थ होता है, प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच स्थित होता है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच उपस्थित होता है। हिंदी में देख लेते हैं। यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ होता है। कौन, साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अन्य घटक और या ऑर्गेनेल उपस्थित होते हैं। देयर आर, जो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपार्टस एंड लाइबोसोम्स। साइटोप्लाज्म में कौन से अन्य घटक उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपार्टस एंड राइबोसोम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसको ईआर भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज डिस्कवर्ड बाय कीथ पोर्टर, एल्बर्ट क्लाउड एंड अर्नेस्ट फुलम। इसको किसने डिस्कवर किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, या इसकी किसने खोज की, कीथ पोर्टर, एल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलम ने इसकी खोज की थी। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और लॉन्ग बैक्स वेसिकल्स। यह किसकी तरह दिखता है, लंबी नलिकाओं की तरह, गोल या लंबी थैली जैसा दिखता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप्स होते हैं, यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। तो पहले हम देख लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है।
कैसा होता है? द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह माइक्रोस्कोप से देखने पर रफ लगता है। बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड इन इट्स सरफेस, क्योंकि इसकी सरफेस पर, इसकी सतह पर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स, राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं या जुड़े होते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। खुदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोस्कोप के नीचे या कह सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से खुदरा दिखता है, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नामक कण जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। द SER, सॉरी यहाँ SAR लिखा गया है, SER है ये। द SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in the manufacture of fat molecules और lipids important for cell function। ये क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सेल के कार्य के लिए महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स के निर्माण में मदद करता है। ये क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के फंक्शन होते हैं, महत्वपूर्ण फंक्शन के लिए फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स के निर्माण में, उसके मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1880। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया या किसने इसकी खोज की? 1880 में कॉलिकर के द्वारा इसकी खोज की गई। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। इन 1890 Altman described the presence of what in the cell and he named it bioplast। अल्टमान ने क्या करा? 1890 में इसकी सेल में इसकी प्रेजेंस को डिस्क्राइब किया, इसकी प्रेजेंस को बताया और इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। हिंदी में देख लेते हैं। 1890 में 1890 में अल्टमान ने कोशिका में इसकी उपस्थिति को बताया और उन्होंने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन 1898 सी बैंदा नेम्ड इट माइटोकॉन्ड्रिया। और सी बैंदा ने क्या किया? 1898 में सी बैंदा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। आगे देख लेते हैं। दीज आर स्पैरिकल एंड थ्रेड शेप्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? गोलाकार होता है, सूत्राकार होता है, धागे नुमा इसकी संरचना होती है। फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एंड दीज बल्जेस आर कोल्ड क्रिस्टी। और इसके उभारों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं और तथा इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं और इनके इनके उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी, क्योंकि यह एनर्जी को, ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, काफ़ी बार पूछा भी गया है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? दो झिल्लीदार आवरण होते हैं। देख लेते हैं कौन से। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो बाहरी आवरण होता है वो छिद्रयुक्त होता है, पोरस होता है, छलनी के जैसा होता है। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। और जो अंदर का भीतरी आवरण होता है, भीतरी झिल्ली होती है, वो कैसी होती है? गहराई से मुड़ी हुई होती है, डीपली फोल्डेड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ATP के, एडिनोसिन ट्राइफेज के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए और फूड के, भोजन के ऑक्सीकरण के लिए करण में शामिल होता है। हिंदी में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका शासन से संबंधित कार्य ATP का निर्माण व भोजन का ऑक्सीकरण होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं एटीपी इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को क्या कहा जाता है? सेल की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गोल्जी अपार्टिस। गोल्जी अपार्टिस द गोल्जी अपार्टिस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। गोल्जी अपार्टिस को पहले किसने डिस्क्राइब किया या किसने सबसे पहले इसकी खोज की? कैमिलो गोल्जी ने की थी। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक। ये कैसा होता है? ये चपटी थैली की तरह, चपटी थैली की एक प्रणाली होती है। चपटी थैली की तरह दिखने वाली एक प्रणाली होती है जो क्या करती है? अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कोल्ड सिस्टर्न। ये क्या होती है? एक दूसरे से समानांतर, पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है, ढेर के रूप में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है, जिसे क्या बोलते हैं? सिस्टर्न कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सिस्टर्न कहा जाता है। द गोल्जी अपार्टिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्जी अपार्टिस किस में इन्वॉल्व होता है? किस में शामिल होता है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के निर्माण में भी इसका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। किसका? गोल्जी अपार्टिस का। नेक्स्ट देख लेते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? दिस इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज ई पैलाडे। इसको किसने इसकी खोज की थी? किसने इसको डिस्कवर किया था? जॉर्ज ई पैलाडे ने इसकी खोज की थी। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? राइबोसोम। किस चीज का? सेल का, कोशिका का। इट इज मेड ऑफ एन एसिड कोल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। यह क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक एसिड और प्रोटीन की बनी होती है। दिस इज ऑल्सो कोल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है। देर आर टू टाइप्स। यह दो प्रकार के होते हैं, 70s और 80s। 70s क्या होता है? साइज में स्मॉल होता है, स्मॉलर इन साइज। साइज में कैसा होता है? स्मॉलर होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया, जो कौन सी सेल होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। और 80s क्या होता है? साइज में बड़ा होता है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो किसके टाइप है? यूकैरियोटिक सेल के टाइप होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम न्यूक्लियस, नाभिक। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। यह किसने डिस्कवर किया? किसने इसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी खोज की थी। किसकी? न्यूक्लियस की। इट इज ऑल्सो कोल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। DNA, RNA एंड क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन इट। न्यूक्लियस में DNA, RNA और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन 70 to 80%, DNA 10%, RNA 2 to 3%, लिपिड्स 3 to 5% होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। यह लिविंग सेल का, जीवित ऑर्गेनिज्म का, लिविंग सेल का क्या होता है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, महत्वपूर्ण घटक होता है। इट इज जनरली स्पैरिकल। यह आमतौर पर गोलाकार होता है। एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, और सेल के केंद्रक में स्थित होता है। हिंदी में देख लेते हैं। यह आमतौर पर गोलाकार होता है और कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। ये कैसा होता है? स्पैरिकल होता है, गोलाकार होता है और सेल के सेंटर में स्थित होता है, लोकेटेड होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है, बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है, किसके द्वारा, एक झिल्ली के द्वारा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, जिसे नाभिकीय झिल्ली कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, छिद्रयुक्त होती है, छलनी के जैसी होती है, पोरस होती है, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। जो क्या करती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर के बीच की सामग्री जो होती है, मटेरियल जो होता है, उसको उसकी आवाजाही करती है, उसको उसके मूवमेंट में की अनुमति देती है। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या होता है, धागे जैसी संरचना होती है, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइसोसोम। इट इज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डूबे। इसकी किसने खोज की थी, क्रिश्चियन डी डूबे ने इसकी खोज की थी, किसकी, लाइसोसोम की। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बोर्ड सैक्स फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। संरचनात्मक रूप से स्ट्रक्चरली कैसा होता है, लाइसोसोम एक थैली के समान होता है, एक बंदी थैली के समान होता है, जो जिसमें क्या भरा रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचन एंजाइम्स इसे भरी एक थैली के समान होता है। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER के बने होते हैं। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम क्या है, सेल का एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, एक अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। हिंदी में देख लेते हैं, लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान, जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी में, उसको ख़त्म करने की एक सिस्टम को लाइसोसोम कहते हैं। दीज हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन। ये किस में हेल्प करता है, सेल को क्लीन करने में, बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल। ये क्या करता है, किस में हेल्प करता है, सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है, किसके द्वारा, जो हमारी सेल के वर्न आउट जो सेल हैं, मतलब जो बेकार डैमेज्ड सेल हैं, उनको पचाकर कोशिकाओं को साफ करता है। हिंदी में देख लेते हैं, यह किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकाओं को पचाकर, घिसे पिटे का यहाँ मतलब वही है, जो हमारी डैमेज्ड सेल हैं उन सेल को पचाकर कोशिकाओं को क्लीन करता है। सेल को क्लीन करने का काम लाइसोसोम करता है। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, जब सेल डैमेज्ड हो जाती हैं, लाइसोसोम्स में ब्रस्ट, लाइसोसोम टूट सकता है, ब्रस्ट हो सकता है, एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। और जो एंजाइम्स होते हैं वह अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम टूट सकते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। आगे देख लेते हैं, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नॉन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये खुद ही अपनी सेल को खा लेता है, डैमेज सेल को खा लेता है और खुद ही बस्ट हो जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंट्रोसोम्स। इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। यह कहाँ पाया जाता है, बस एनिमल सेल में ही सेंट्रोसोम पाया जाता है। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर। यह बेलनाकार इसकी रचना होती है, इसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। इट इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। यह केंद्रक के पास पाया जाता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। यह सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैक्यूल्स। रिक्तिकाएं क्या होती हैं, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और
लिक्विड कंटेन, ये क्या होता है, ये एक स्टोरेज सैक होता है, भंडारण की थैली होती है जिसमें सॉलिड और लिक्विड कंटेन होता है, तरल और ठोस सामग्री भरी होती है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल, जो एनिमल वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स, और जो प्लांट सेल के वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो साइज में लार्ज होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यह किस में पाए जाते हैं, यह केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जिसको कलर्ड प्लास्टिड्स भी बोला जाता है, और ल्यूकोप्लास्ट, जिनको वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स भी बोला जाता है। देख लेते हैं क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसको क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में देख लेते हैं वर्णक क्लोरोफिल, पिगमेंट क्लोरोफिल युक्त क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, क्लोरोप्लास्ट के रूप में। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ इन प्लांट, क्लोरोप्लास्ट किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में। नेक्स्ट देख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से ऑर्गेनेल होते हैं, इसके मुख्य जो अंग होते हैं वो कौन से होते हैं, या ऑर्गेनल होते हैं, जिनमें स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्युल्स जैसी सामग्री जमा होती है। तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, सेल का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा टिश्यू का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टिश्यू क्या होती है। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है या आपके थोड़े से भी काम आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं अपनी क्लास की अपडेट्स देती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।